नमस्कार दोस्तों। नागपुरी सिलेबस के हिसाब से झारखंड में सचिवालय एवं एक्साइज कांस्टेबल को ध्यान में देखते हुए आपका एक बार में सिलेक्शन हो एवं आपको पढ़ाई से इधर उधर ना भटकना पड़े, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, उस ध्यान में रखते हुए आपको एक जगह दिमाग को केंद्रित रखते हुए तैयारी करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा के बारे में। तो आइए वीडियो को पूरी अंत तक लास्ट तक देखिएगा, तो आपकी इसके अलावा कभी भी हिंदी में चाहे नागपुरी में संज्ञा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा। देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो, अब इसके बाद नहीं लगा तो मत ही कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा का परिभाषा होता है किसी प्राणी वस्तु, यानी कि हमारे विश्व में जो भी चीज वस्तु है जो मूर्त या अमूर्त रूप में विद्यमान है वो संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा के 5 गो भेद होते हैं। संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति चाहे वस्तु हो जिसका विशेष नाम से प्रचलित है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया जाएगा। हम लोग कहेंगे जैसे राम, श्याम, गंगा, हिमालय। मैं दोस्तों इसका प्रचलित नाम से पुकार रहा हूं, इसके जात के बारे में नहीं बता रहा हूं, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर पूरब, पश्चिम, आसमान और पहाड़ इत्यादि है, मैं तो तुम सीधा ही बताया किसी का भी नाम है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आइए हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा जौवन शब्द से किसी उसकी जाति के बारे में भाव व्यक्त हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताया गया था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में उसका जात के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने राम का नाम लिया तो राम एक लड़का है, यानी कि राम तो नाम हो गया वो व्यक्तिवाचक, लेकिन उसका जात लड़का का है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में लड़का होगा। हिमालय जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हिमालय एक पहाड़ है, पूरा पहाड़ जाति के बारे में बता रहा हूं तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नदी, गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा विशेष नदी का नाम है और नदी तो पूरा जाति का नाम है, इसलिए नदी आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। पूरी तरह से कोई भी अगर नाम हो गया आपका पंछी प्रजाति का जिसमें जात सम्मिलित हो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार कोई हिचक एवं डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए जातिवाचक संज्ञा से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी प्राकृतिक ना हुआ, जिनिस ना हुआ, पशु पक्षी का नाम, जितना भी जाति संबंधित नाम है आपको जातिवाचक संज्ञा में आंख मूंद कर मार देना है, ऑप्शन सही से देखते हुए। उसके बाद भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जौन शब्द से हम लोग जिसको हम नहीं देख पाते हैं, किसी व्यक्ति को उसको भाव के मामले में मालूम होता है कि क्या उसको कहना चाहता है, उसको भाव से व्यक्त होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ारी, जवानी, दुलार, ममता, सुंदर, ये सब ऐसा चीज है जो आपको भाव के बारे में बताता है। अमूर्त रूप से उसके बारे में बताया जाता है कि उसके दशा के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी देता है। भाववाचक संज्ञा हो गया। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे सुंदरता, कुरूपता, आकर्षक, इस सब के बारे में है, भाव के बारे में बोध कराएगा दोस्तों। तो सीधी तरह हम लोग भाववाचक संज्ञा पर टिकअप करेंगे। तो आइए समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। इस बात में शामिल है समूहवाचक, जो चीज समूह के बारे में बोलता है बताता है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे पंचायत समूह होता है, सेना समूह के बारे में है, चाबी का गुच्छा समूह का होता है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर सैनिक समूह में है। कहीं भूल के नहीं मारिएगा तो सैनिक जाति के बारे में बहुत बार आया दोस्तों, यहाँ पर सैनिक जाति नहीं मारिएगा, सैनिक एक ग्रुप में होते हैं, सैनिक समूहवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको तो लग रहा है काफी संक्षिप्त एवं सरल तरीका से तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा बात पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि पूरी तरह से दिमाग में घर जाए एवं आप चाह कर भी नहीं भूल पाए। तो आइए द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जौन शब्द से किसी द्रव्य जिसमें नापने तौलने का भाव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, तेल,
द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन आपको एक और भी चीज ध्यान देना है दोस्तों कि जो सोना है उसको आप जातिवाचक या व्यक्तिवाचक में नहीं मारिएगा। सोना चांदी तो आपको नाम से कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार और जो सोने का व्यवसायी होता है आपको तौल कर देता है, इसीलिए सोना चांदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो संज्ञा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और यदि आप फिर भी इसके अलावा क्लियर नहीं होता है तो आप पुनः वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी तरह से बात दिमाग में घर कर जाएगी, तय कर जाएगी, घर करके मतलब घुस जाएगी। तो आइए संज्ञा के बाद हम लोग सर्वनाम शुरुआत करते हैं। तो सर्वनाम का विशेष परिभाषा है दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाता है। क्लियर बात। जैसे राम गढ़वा जाता है, राम झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाता है, तो राम का जगह राम नहीं लिखेंगे, वो तो संज्ञा राम भाई यहाँ हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए। लेकिन राम की जगह पर मैं बोल दूंगा कि वह पढ़ाता है, वह हो गया, यहाँ संज्ञा का प्रयोग किया, क्योंकि संज्ञा राम था, राम की जगह वह का प्रयोग किया, तो वह यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग के रूप में किया जाएगा। सर्वनाम को तो कई गो भेद होते हैं, तो सर्वनाम के बारे में आप लोग देख लेते हैं। सर्वनाम में आपका कुल मिलाकर तो 6 होते हैं, लेकिन नागपुरी भाषा के हिसाब से आप आइए हम लोग 7 भाषा के बारे में विशेष देखते हैं। आपका सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, एक प्रश्नवाचक और साथ में 7वां आदरवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में के बारे में ये देखते हैं कि जिस सर्वनाम में किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले उसके बारे में वह जैसे कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे हम ओकर झूला लानली तोड़ ले नाई, मतलब कि हम उसका ही झूला ले हैं, तुम्हारा वाला नहीं लेके आए हैं, नागपुरी भाषा में बताया जा रहा है। अब इसमें होगा हम बोलवैया तोर सुनवैया लेकर, इसमें नागपुरी की भाषा में सोचा जबली टाइप पर दिखेगा, जो व्यक्ति पढ़ा है हिंदी में उसको चक्कर लगेगा। तो मैं एक सीधा मैं बता रहा हूँ, जहाँ मैं अभी एग्जाम्पल आपको दिया कि वह भोजन करता है तो और राम भोजन करता है, दोनों सेंटेंस हो गया, एक में राम का है एक वह है, तो राम के जगह वह का प्रयोग किया गया, तो वह आपका पुरुषवाचक संज्ञा है, राम के बारे में बताया गया, वह पुरुषवाचक संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है। और पुरुषवाचक मतलब सर्वनाम के भी 3 को भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तब बोलो जो भी आपका है, जैसे इंग्लिश में हम प्रयोग करेंगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी है इसमें 2 होता है, लेकिन इसमें तो इंटरमीडिएट में होता है मध्यम पुरुष के बारे में, तो आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक ना। लेकिन इसका अगर बहुवचन के रूप में देखा जाए तो हमरे मन, हमार खेतबा, पूरी तरह से उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि मेरा के बारे में नहीं, पूरा हम लोगों के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। उत्तम पुरुष के बात है। मध्यम पुरुष में तुम्हारा यू का प्रयोग किया जाता है कि ओनली फॉर, इसका होता है तोहरे मन, एक वचन में हो जाता है तुम्हारा, और बहुवचन में हो जाता है तुम लोग, तुम्हारे, तुम्हारा लोग, जितना है उसके बारे में। इसके अलावा अन्य पुरुष में जेकर बारे में कहा जा सकता है कि बाबा, तो उसके बारे में बोला जाता है कि अन्य पुरुष जैसे कहा जाता है, जैसे दीर्घ उ और दीर्घ ई एक वचन में है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा उमन, ईमान, नागपुरी भाषा में ई माने उमन लोग जाता रहा, मतलब वो लोग जा रहे हैं, उन लोग जाते के, इस सब के बारे में बताएगा, तो अन्य पुरुष के बारे में बताएगा। अब आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के में आपको पुरुषवाचक के बारे में पढ़ा कि इस प्रकार उसके जगह प्रयोग किया गया, मैंने बताया। उसके बाद पुरुषवाचक के 3 भेद के बारे में बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब आइए सर्वनाम का दूसरा का मैंने भाग लिया, निजवाचक सर्वनाम, उसके बारे में देख लीजिए। जो सर्वनाम में अपन खुद का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहता है। निज का दोस्तों सीधा तक बात होता है, निजता की बात है, यानी कि अपना प्राइवेसी, अपना पर्सनल के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जाता है कि हम ही, मतलब मेरे ही बारे में, हम ही अपना है जा, मतलब कि मैं वहीं जाऊंगा, मैं ही जो वहां जाऊंगा, तुम नहीं जाओ, तो निज आवे, तू यहाँ मत आना, वो फलना दूसरा के बारे में, मतलब किसी के बारे में खुद का बोध के बारे में बताएगा, आपको निजवाचक सर्वनाम के बारे में बोध होगा। इसके बाद तीसरा का नंबर निश्चित वाचक सर्वनाम, जेकर सर्वनाम से बोलने के बाद कोई निश्चित चीज का बोध होता है, उसको
निश्चित वाचक सर्वनाम कहता है। जैसे नागपुरी में मैं पढ़ रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल में ए दे वो दे, ये है वह है, मतलब कि यहाँ वहाँ यही चीज, जिसके बारे में मैं निश्चित के बारे में बता दूंगा, निश्चित चीज के बारे में निश्चित वाचक सर्वनाम होंगे। अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसके बाद नेक्स्ट आइए, इसके बारे में भेद के बारे में पढ़ते हैं। जौन सर्वनाम में कोई निश्चित चीज का व्यवस्था नहीं है, अनिश्चित है। जैसे मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे कोई निश्चितता नहीं है। मैं आज क्या खाऊंगा मुझे खुद मालूम नहीं है। इसके बारे में अगर जहाँ अनिश्चित भाव के व्यक्त हो, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के बारे में बताता है। तो आपने देखा कि निश्चित में निश्चित चीज का बोध होगा, अनिश्चित में अनिश्चित का बोध होगा। पुरुषवाचक में पुरुष का प्रयोग होगा, स्त्री का प्रयोग हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में है। अब आइए संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। जौवन सर्वनाम वाक्य में कौन दूसरा सर्वनाम से संबंध के बारे में जोड़ता है। साफ ही वर्ड में लिखा हुआ संबंधवाचक, अगर संबंध जोड़ा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जे जाई से पावी, जेकर चुई से छारी, जेकर लागी से जानी, मतलब कि जो जागेगा तो ही तो पाएगा, जो जिसका चूता है वही छाता है, और जिसका अगर कुछ लगता है वही जानता है। इसका अर्थ होगा कि अगर हम किसी सर्वनाम में किसी और सर्वनाम का संबंध को परस्पर जोड़ का प्रयोग करेंगे तो संबंधवाचक के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। तो आपने ये देखा कि संबंध में दो सर्वनाम को संबंध के बारे में बताता है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षा में कभी तो आपको पूछ देता है सीधा तौर पर कि ये ऑप्शन में ए में से की में वह संबंधवाचक का प्रयोग किया गया है। तो आप ऑप्शनल में अगर पूरी एग्जाम्पल के साथ अगर जानते हैं तो आप ही तभी आप मार पाइएगा, वरना था आपसे ये नहीं हो पाएगा। तो आइए इसके बाद हम लोग छठा जिसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बारे में जानते हैं कि जिस सर्वनाम में किसी क्वेश्चन का भाव होता है, क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, प्रयोग होता है, उस वक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम किया जाता है। कने जाब, किधर जाओगे, का खाइब, का खाब, कखन आब, कैसा लागी, मतलब किसी बारे में अगर क्वेश्चन या प्रश्न पूछेंगे तो आपका ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताएगा। अब आइए सातवां भेद नागपुरी भाषा में, हिंदी में तो 6, नागपुरी में 7 सर्वनाम के बारे में। सातवां में जो है आदर सूचक सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। नागपुरी भाषा के यहाँ पर खास ठवैन के कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाइला, मतलब कि हम लोग को मिलता है। जैसे तोहरे राउरी, तोहरे मन, राउरे मन कर ठाव में आपने चाहे जैसे मन के व्यवहार करल जाला। उदाहरण तो जाबे चाहे रौरे जाब, आदर सूचक अपने जाब, मतलब इसमें अपना प्रेम, व्यवहार, सहनशीलता के बारे में बताता है कि रौरे मन, रौरे के बारे में आप ही के बारे में बताएगा, आदर के साथ सूचित करेगा। तो आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी में विशेषकर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आप पूछ सकता है कि नागपुरी भाषा का जो सर्वनाम जिसमें है आदर भावना के साथ प्रयोग किया जाता है, इनमें से किसमें आएगा ऑप्शन में आदर सूचक सर्वनाम। क्योंकि हम लोग काफी भोजपुरी, नागपुरी, मगही जो भी है उसमें सब मिलता है। रौरे जाए, रौरे का विशेष प्रयोग होता है, गाँव में आज भी होता है। यदि आज कोई दामाद अपने ससुर से, सास से बतियाए तो रौरे मन कहीं प्रयोग करता है कि रौरे जाओ रौरे खाऊं। तो सामान्य में हम लोग बोलते हैं तोय जाबो, तुम जाओ, लेकिन आदर में आपने जाए, रौरे मन जाए, तोरे मन जाबा, रौरे मन जाब, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में हम लोग तो नागपुरी में खत्म कर लिए। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा विशेषण विशेषण जो भी है उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। पढ़ते रहिए क्योंकि आपकी बार कोई साधारण एग्जाम नहीं होगा। धन्यवाद।